Assalamu alaikum. This is Moeed Pirzada in Washington, United States, with updates and analysis. इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में वाशिंगटन में अंदाज़न शाम के 6:30 बजे हैं। इसी निस्बत से हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में सुबह के 3:30 बजे से आगे का वक्त होना चाहिए और मशरक़ वस्ती में सुबह के 2:30 बजे से आगे का वक्त होना चाहिए। इस वक्त की अहमियत क्या है? बिकॉज इसकी अहमियत यह है कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक्त रिकॉर्ड मैंने शुरू किया है, इस वक्त वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी की मीटिंग हो रही है ईरान के हवाले से कि अगले हमने क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। अब ध्यान में रखिए कि जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी उस वीडियो की जो इसराइल में बहुत चल रही है, जहां एक बहुत अच्छे जिस्म की रेड स्विमिंग सूट वाली बिकनी वाली खातून जो है, लड़की जो है, वो एक दूसरे आदमी को मुसलसल शर्म दिला रही है कि तुम दरिया में मेरे साथ छलांग नहीं लगाते। वो लगता है कि लड़की ने खासी शर्म दिलाई है और अब वो आदमी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया है। ये पूरा मामला जो है वो क्या है, अगर आपने वीलॉग देखा नहीं तो वो देख लें, क्योंकि अब ये मसलसल लग रहा है इस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिकेट दे रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। कम अज़ कम इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है, ये डराने के लिए किया जा रहा है, ये वाकई उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि तो हमें अगले 24-48 घंटों में पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स जो 30,000 पाउंड के बॉम्ब गिरा सकते हैं, जिसको GBU-57 कहा जाता है, जो कि बेसिकली मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, ये जहाज़ उन्हें फेंक सकते हैं, ये उसके लिए स्पेशलाइज हैं। इन्हें मूव कर दिया गया है मिजूरी के वाइटमैन एयर बेस से गुआम के पैसिफिक एयर बेस में, जो डीगो गार्शिया से, वहाँ से गालिबन ये फिर पैसिफिक इंडियन ओशन में डीगो गार्शिया की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ इसराइल जो है उसने एक बड़ी डेस्परेट मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल टीम के साथ। मीटिंग हुई तो है कहीं थर्सडे की रात को 19 जून को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 2 हफ्ते वेट करूंगा, मैं देखूंगा। उसी रात ये मीटिंग हुई थी, लेकिन उसकी तफसीलात अब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ और रॉयटर्स जो है खबर रसा एजेंसी, उसके पास आई हैं। उन्होंने वो लीक किए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। इसराइली सोर्सेज ये भी कहते हैं कि मोसाद जो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, वो अब इस ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई, आयतुल्ला अली खामेनाई को ढूंढ रही है उनको असैसिनेट करने के लिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स और टेलीग्राफ दोनों की स्टोरी ये है कि अली खामेनाई जो है उन्होंने अपने सक्सेसर्स नॉमिनेट कर दिए हैं। 3 क्लरिक्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है, जिसमें उनके साहिबजादे मुज्तबा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप के भी, कि अगर वो मारे जाएं, हलाक कर दिए जाएं, जाम भाग हो जाएं, उनकी भी उन्होंने नॉमिनेशन जो है वो कर दी हैं। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में एक दुनिया का बहुत ही इज्जतदार मुल्क है, ऑनरेबल कंट्री, उससे ज़्यादा ऑनरेबल कंट्री कोई हो नहीं सकता पूरी दुनिया का, उसका नाम है पाकिस्तान, जिसने फॉर्मली तौर पे उसकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई ज़रा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो इन हालात में हमने जो कुछ हम कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों की मैं तफसीलात और फैक्ट्स, बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको याद करवाऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे करें, क्लिक करें, इसके तमाम नोटिफिकेशंस और यूट्यूब जो है उन्हें खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन ट्वीट के अंदर और ट्वीट वगैरह में, उससे ज्वाइन करें। आपसे एक डायरेक्ट अप्रोच जो है उसमें मदद मिलती है। अब आए हम इनकी तफसीलात के ऊपर। सबसे पहले हम 2 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी साथ साथ जुड़ी हुई हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिकेट करना, उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो इस वक्त हो रही है, B-2 बॉम्बर्स का मूव करना टुवर्ड दी पैसिफिक बेस ऑन गुआम। और दूसरा, जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम और इसराइली टीम के दरम्यान में, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनको अलग नहीं आप देख सकते, इनको आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑर्डर दिया है B-2 बॉम्बर्स का, ये वाइटमैन एयरबेस मिजूरी में, फॉर्मिंग स्ट्रेट है, वहाँ से ये उड़ चुके हैं और ये पहुँचेंगे गुआम में, जो पैसिफिक में एक अमेरिकन बेस है, आइलैंड है एक। अच्छा, अब ये गुआम है कहाँ लोकेटेड? अगर आप नक्शे के ऊपर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, चीन के ईस्ट में है, साउथ कोरिया के साउथ में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर चीन है, साउथ कोरिया है, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ इनको क्यों भेजा जा रहा है? वहाँ से तो मेरा ख्याल है पहली फ्लाइट इनकी वहाँ तक होगी। उसके बाद इनको जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन बेस है, आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, जो अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा हुआ है, डीगो गार्शिया का, ये वहाँ पे मूव करेंगे।
کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی وہاں پہ تھے، لیکن وہاں سے ان کو موو کر دیا گیا تھا. وہاں اس وقت B-52 ہیں، لیکن جو اسپیسیفک آپ کو جہاز چاہیے 30,000 پاؤنڈس کے GBU-57 پھینکنے کے لیے جو مدر آف آل بامز ہے، اس کے لیے آپ کو یہ B-2 بامبر چاہیے. تو ان کو پہنچتے ایک دن تو میرا خیال ہے لگے گا ڈیگو گارشیا تک مزید، کیونکہ یہ ریفیولنگ کریں گے، رکیں گے گوام میں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی انڈیکیشن ہے کہ حملے کی پوری تیاری ہے. دوسری طرف جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت شروع ہے اور سنڈے مارننگ میں اس کی دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے. اب اینالسٹ جو ہیں اس کے بارے میں جو انالیسس میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حملہ ہی ہوگا، کیونکہ جو میٹنگ ہے اس وقت ہو رہی ہے اور جو صبح میٹنگ ہونی ہے سنڈے کی، اس کے لیے پریزیڈنٹ کو آپ نے ساری آپشنز ٹیبل پہ رکھ کے دینی ہے کہ یہ ہمارے ایسٹس ویپن سسٹم جو ہیں وہ اپنی جگہوں پہ پلیس ہیں، تاکہ پریزیڈنٹ ماشاء اللہ آپ دیکھا کتنا انٹیلیجنٹ ہے ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے اس کو کیا بتانا. بہرحال پریزیڈنٹ کو یہ آپشنز دینی ہے کہ اس میں حملہ جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. اور ان ساری چیزوں کو یہ جو ڈیک سٹیج ہو رہا ہے اس میں 2 جنرل جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کی فیوریٹ شخصیت پاکستان کی ہر دل عزیز مقبول شخصیت جو ہے جنرل مائیکل کوریلا جو سینٹ کام کے ہیڈ ہیں. دوسرے ایک جنرل کین کا اس میں نام لیا جا رہا ہے جو یہ بریفنگ اس وقت دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اندر. اب اس سے ریلیٹڈ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ میٹنگ ہے جو تھرسڈے کی رات کو ہوتی ہے 19 جون کو، اسرائیل کی ٹیم اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان. اور یہ اس وقت میٹنگ ہوتی ہے چند گھنٹوں کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ میں 2 ہفتے میں فیصلہ کروں گا اور کہ میں نے حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، اور 3 اس کی وجوہات جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھیں وہ یہ تھیں کہ پریزیڈنٹ نے یہ اسیسمنٹ کرنی تھی کہ کیا حملہ کرنا اور امریکہ کا اس میں شامل ہونا نیسیسری ہے، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اگر اسرائیل تنہا یہ نہیں کر سکتا، جیسے آف کورس اسرائیل کے آپریشنز میں پوری امریکن فوج جو ہے ایسٹرن میڈیٹرینین میں اور تمام بیسز میں 10 بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں، سب اس کام میں لگی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد کیا امریکہ کا اس کے اندر فزیکلی انوالو ہونا ضروری ہے؟ کہ اسیسمنٹ تھی. سیکنڈ اسیسمنٹ یہ ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں ایک وائڈر مڈل ایسٹر جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم شامل ہو بھی جائیں اور B-2 بامبرز کو یوز کریں بھی تو کیا ہمیں مطلوبہ نتائج فورڈو ایئر بیس کو، فورڈو نیوکلیئر بیس کو ڈسٹروائے کرنے کے مل سکیں گے. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تو اسرائیل میں ایک خوف اور پریشانی شروع ہوئی اور چند گھنٹوں کے اندر ایک ہائی لیول میٹنگ جو ہے وہ آرگنائز کی گئی. اس میٹنگ کی امپورٹنس اس حد تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ میٹنگ جو ہے اس سے دنیا کی جو بڑی خبر ہے ایجنسی روئٹرز ہے، اگر آپ جائیں گے گوگل پہ جا کے روئٹر میں اس کو ڈھونڈیں تو آپ کو اس کی پوری تفصیلات جو ہیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس کو برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے بھی اس کو کچھ کوریج اس کی تھوڑی سی کی ہے، لیکن پرنسپلی یہ روئٹر کی سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی سائڈ سے اس میں پرائم منسٹر نیتن یاہو تھے، ان کے ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس جو ان کا نام ہے وہ تھے، ان کی آرمی کے ہیڈ جنرل ضمیر عیال، میں پاکستانیوں کی قسم کا نام ہے ضمیر عیال جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. امریکن سائڈ سے اس کے اندر مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ اور NSA تھے، وائس پریزیڈنٹ JD وینس تھے، اور ڈیفنس سیکرٹری جو ہیں پیٹ ہیکسیک تھے. اس کے علاوہ شاید میرا خیال ہے جنرل اس میں مائیکل کوریلا ہوں گے، لیکن اس کے اندر پریزیڈنٹ تھے یہ کلیئر نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ JD وینس کی پوزیشن روئٹر کے اکارڈنگ یہ تھی کہ JD وینس نے وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ امریکہ کو اس جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور آپ اسرائیل جو ہے ہمیں اس جنگ میں ڈریگ کر رہا ہے، اس کے نتائج ہمارے لیے ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ JD وینس کی پوزیشن سامنے آئی ہے. پیٹ ہیکسیک کی کیا پوزیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے، وہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں. اس میٹنگ کے اندر اسرائیلیز نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ، انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے ویٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم ہولڈ نہیں کر سکتے، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت اضطراب کا شکار ہے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ 9واں دن ہے اسرائیلی پاپولیشن جتنی بھی تل ابیب میں مختلف بڑے شہروں میں وہ سب بنکرز کے اندر رہ رہی ہے. ان کی تمام جو روزمرہ کی زندگی کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ایک اسٹینڈ سل پہ آ چکی ہے. ان کے ایئرپورٹس بند ہیں، ان کے پورٹس بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، ان کی انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور روزانہ کے حساب سے جہاں اسرائیل حملے کر رہا ہے خوفناک قسم کے اسٹریٹجک، وہیں ایران بھی مسلسل اس کے مسلز جو ہیں وہ اسرائیل کی فضا کے اندر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی کاسٹ ان کے لیے جو ہے وہ انبیریبل ہو چکی ہے. ایک تو ظاہر اکنامک کاسٹ ہے، پورٹ بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، لوگ کام نہیں کر رہے، وہ اکنامک کاسٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کاسٹ کا ذکر ہوا ہے. ایک تو جو میں پڑھا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو روئٹرز کے اندر جو اس میٹنگ کا جو حال ہے اس میں ڈیٹیل نہیں دی گئی کاسٹ کی کیا ہے. یہ ادروائز میں نے سورسز سے دیکھی کہ کاسٹ کیا ہے ایران کو جو پڑی، اسرائیل کو جو پڑی. ایک تو کاسٹ یہ پڑی ہے کہ ایران 1000 میل دور ہے اور ایران خود بھی بہت بڑا ہے، تو اس کا ایک ایج جو
क्लोजेस्ट पॉसिबल किनारा या बॉर्डर है वो इसराइल से 1000 मील दूर है, और उसका जो दूसरा एज है वो 500 मील उसकी कम से कम चौड़ाई है ईरान की, तो वो दूसरा एज जो है वो 1500-1600 मील दूर है। इसका मतलब है कि इसराइली एयरफोर्स को बहुत दूर सफ़र करके जाना पड़ता है, और जो वो अमेरिकी साख के बॉम्ब और एम्यूनेशन यूज़ करते हैं वो भी उनको बहुत महंगे पड़ते हैं। एक तो ये कॉस्ट एलिमेंट है। दूसरा जो डिफेंसिव कॉस्ट एलिमेंट है वो ये कि जो सबसे सस्ता है वो आयरन डोम का यूज़ है। एक दफ़ा जब आयरन डोम एक्टिवेट होता है तो $7.5 लाख की कॉस्ट उसको पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर तकरीबन कह लें $250,000, इसका मतलब है कि दिन में अगर वो 10-12 दफ़ा एक्टिवेट होता है आयरन डोम, तो आपको तकरीबन 7-8 मिलियन या $10 मिलियन की कॉस्ट तो सिर्फ आयरन डोम की पड़ जाती है। A2 जो है उसका एक एक इंटरसेप्टर जब इस्तेमाल, एक दफ़ा जब A2 सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो एरो 2 मिसल्स हैं, डेविड स्लिंग की कॉस्ट मुझे भूल गई है क्या थी, लेकिन उसकी या डेविड स्लिंग की कॉस्ट है तकरीबन एक इंटरसेप्टर की कॉस्ट $2 मिलियन की है। अब जरा अंदाजा लगाएं कितना मामला महंगा हो गया है। और जो A3 सिस्टम है जो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके हिट करता है, उसके एक एक यूनिट और एक एक जो उसका जब चलता है वो, तो वो तकरीबन $4 मिलियन उसके इंटरसेप्ट की कॉस्ट है। तो ये मतलब कॉस्ट उनको इस मौके पे पड़ रही है। इसराइलीज ने अमेरिकन को ये भी बताया कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम तो फिर खुद से ही फर्दो का जो न्यूक्लियर बेस है उसके ऊपर हमला करेंगे। उसकी बहुत सी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये हैं कि इसराइली एयरफोर्स ताबड़तोड़ मुसलसल हमले करेगी। वो कहते हैं हमें ईरान के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। नीचे ईरान के पास क्या कोई ग्राउंड सिस्टम है डिफेंड करने के लिए, इसका मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो मैंने सुना है प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर का, इतना आसान नहीं है नीचे हमला करना, बिकॉज ईरान बहुत बड़ा है और स्ट्रेटेजिक की एरियाज में, वैसे आप जगह जगह हमले जरूर करते फिरें, लेकिन की एरियाज में जैसे कि न्यूक्लियर उनकी साइट है, वहां उनके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड डिफेंसिव सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है। इसराइलीज ऑप्शंस में ये भी हैं कि वो एक स्टेज अटैक करेंगे जिसमें एयरफोर्स के अटैक्स के बाद वो कमांडो यूनिट जो है नीचे उतरेंगे, बिकॉज वो पहले तो ज़ाहिर है बॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद उनके कमांडो यूनिट्स जो हैं वो फर्दों के अंदर जाकर बेस में उसे फिजिकली तौर पे एलिमिनेट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। इस किस्म के प्लान्स उन्होंने अमेरिकन के साथ शेयर किए और अपनी डेस्परेशन शो की, और उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ये वो कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है जिसमें आपको अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी की जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, जो सुबह होनी है, उसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। अब ज़ाहिर अच्छा दूसरी तरफ यह है कि जहन में रखिए कि अमेरिका के अंदर ये जंग, एक तो कुछ सरकारी किस्म के मुबस्सर होते हैं, कुछ प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिडोमिनेंट मेजॉरिटी मुझे यहाँ समझ आई है अमेरिका के अंदर, कि आप ये कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा जो टॉकिंग हेड्स हैं वो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं, और वो इस जंग के तमाम रीजंस जो हैं उनकी डायसेक्शन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका कोई भी रीज़न जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, और ये नेतन्याहू जो है ये तो 1995 से मुसलसल हमें ये बता रहा है, और इसकी कोई भी बात इस हवाले से ईरान के हवाले से सही साबित नहीं हुई। हमने इराक में जो जंग की थी वो भी गलत है, हमने अफगानिस्तान में जो जंग की उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और इसराइल की ये सारी की सारी जंग की कॉस्ट हमारे टैक्स पेयर को पूरी करनी पड़ रही है। सो मच सो के आम ये कहा जा रहा है कि जब इसराइल की कॉस्ट की बात होती है, जो जॉन मर्शाइमर की जज नेपोलिटोनो के साथ डिस्कशन है, उसमें वो दोनों ही एग्री करते हैं कि इन दी एंड इन सालों को जो भी कॉस्ट पड़ेगी वो हमें इन दी एंड हम इनका बिल इनका हमें भरना पड़ेगा, और हम इनकी कॉस्ट जो है पूरी कर देंगे। तो ये एक डिस्कशन जो है चल रही है। अब इसमें जो कॉस्ट ही के एलिमेंट के अंदर ईरान की जो गालिबन शहाब 3 मिसाइल सिस्टम्स हैं उसकी सिचुएशन इस किस्म की है कि वो इसराइल की टारगेट्स के ऊपर 2 से 5 किलोमीटर ऊपर आके वो फट जाते हैं। वो एक फिर उसके बाद म्यूनिशन नहीं रहता, वो डजन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ म्यूनिशन पीसेस में टूट जाते हैं, और उस वजह से ईरान इसराइल का जो डोम सिस्टम है या एरो 2 या एरो 3 है, उनको किसी एक टारगेट को पकड़ना है। सो ईरानियों ने इम्प्रोवाइजेशन करके उसका हल ये निकाला है कि उनके म्यूनिशंस को वो अब इसराइली जो हैं वो ज़ाहिर टारगेट नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते, और वो फिर बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डैमेज करते हैं। सिंगल टारगेट बचता नहीं है, और यही वजह है कि बेन गोरियन एयरपोर्ट भी बंद है, पोर्ट्स भी बंद है, जिसका कि उनको कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ रही है। और आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो इसराइली छोड़ के निकल रहे हैं इसराइल, वो अब इजिप्ट के ज़रिए बाहर जाते हैं, वहाँ से उनको एक्सोडस करना पड़ता है बॉर्डर से। वही उनकी सूरत हाल है जो अब से चंद हफ्तों या महीनों पहले पैलेस्टीनियंस की थी, जो गाज़ा से निकलना चाहते थे। अब हम आए आयतुल्लाह अली खामेनाई के हवाले से क्या मतलब सिचुएशन है। टेलीग्राफ जो बरतानिया का एक ज़ायनिस्ट पेपर है, बहुत बड़ा अखबार है, लेकिन क्लियरली टोटली ज़ायनिस्ट अखबार है। 2 एज पे हैं टेलीग्राफ, एक एज पे है ब्रिटिश मीडिया के, दूसरे एज के ऊपर गार्डियन है जो कि लेफ्ट का पेपर है। तो टेलीग्राफ ने हमें बताया है कि अली आयत